तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्वेल्थ के बायोलॉजी यानी जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन का एमसीक्यू देखने वाले हैं। यहाँ से सिर्फ एमसीक्यू ही आता है। यहाँ से लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा गया है, एक आध दो गो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आज हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आपको अध्ययन से और आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए, एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट, और पीसीकल्चर में मत्स्य पालन। यहाँ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। अभी आपको कराएं। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में आपको फलों का अध्ययन किया जाता है। एंथिनोलॉजी। एंथिनोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एक्टियोलॉजी। एक्टियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। एंटीबोलॉजी में कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑर्फियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। और सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और सेरिविकल्चर में घने पेड़ को संवर्धन। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन। और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यहाँ एक बार देख लीजिएगा। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। सेरिकल्चर में रेशम कीट। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। एंथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। एक एक्टियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटीबोलॉजी में कीटों का अध्ययन। और डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। और सिल्वीकल्चर में घने पेड़ का संवर्धन। और हॉर्टिकल्चर में उद्यानों विज्ञान। और फ्लोरिकल्चर में फूल की खेती का अध्ययन किया जाता है। आपको कोशिका के बारे में भी आपको समझा देते हैं कुछ। कोशिका के प्रमुख अंग होते हैं, जैसे में नाभिक हो गया। नाभिक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब हो गया। इसका काम है, देखिए, नाभिक कोशिका को नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा पावर हाउस कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह प्रोटीन और लिपिड का निर्माण में सहायता करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान लेता है। और गोल्जी का पैकेजिंग और स्राव का कार्य करता है। और छठा लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम मौजूद होता है। यह कोशिका का सफाई तंत्र भी कहा जाता है इसको। सेंट्रोसोम है, कोशिका को विभाजन में सहायता करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का स्थान लेता है। और वैक्यूम, ये छोटे वैक्यूम जानवरों में पाया जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोशिका के महत्वपूर्ण अंग हो गया, जैसे नाभिक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी
तंत्र और लाइसोसोम। सातवां में हो गया वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रोसोम। इस सब के काम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि नाभि का क्या काम। नाभि किसे का, कोशिका को नियंत्रण को नाभि कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिपिड का निर्माण में सहायता करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान लेता है। गोल्जी का पैकेजिंग या स्राव का कार्य करता है। लाइसोसोम कोशिका के सफाई तंत्र कहा जाता है। और वैक्यूल छोटे वैक्यूल ये जानवरों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट या प्रकाश संश्लेषण का स्थान लेता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जनन की वह विधि जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। जनन का वह विधि जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनन युग्म होते हैं, नर और मादा, या मेल या फीमेल, मेल और फीमेल कह सकते हैं। मेल और फीमेल, इसमें मेल से शुक्राणु और फीमेल से अंडाणु दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और युग्मज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अमीबा में किस विधि से जनन होता है, बताइए। अमीबा में विखंडन विधि से जनन होता है। मुकुलन। चलिए मुकुलन के बारे में आप लोग को बता देते हैं। बड़ी मुकुलन एक प्रकार के अलैंगिक जनन है, प्रजनन प्रक्रिया, जिसमें मूल रूप से जीव एक कली को बनाती है जो धीरे धीरे विकसित होकर नए जीव में बदल जाती है। ये देख रहे हैं, ये बडिंग है कली, इससे नए नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो इसका मुख्य काम है जिसे एक कली बनती है जो धीरे धीरे विकसित होकर नए जीव में बदल जाती है, ये मुकुलन में होता है। अगला, ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो ये मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन बी। हाइडा जनन की, हाइडा जनन में विधि क्या है, तो यह भी कलिंग मुकुलन का विधि होता है। हाइडा में जनन की विधि क्या है, यह मुकुलन द्वारा होता है। क्लोन शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्लोन, बताइए। क्लोन शब्द का उपयोग आपको लैंगिक जनन द्वारा एक बनी एक समान संतति के लिए किया जाता है। क्लोन शब्द का प्रयोग अलैंगिक जनन द्वारा बनी एक समान संतति के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन किसके द्वारा बनता है। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन किसके द्वारा बनता है। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन किसके द्वारा बनता है, तो यह बीजाणु जनक द्वारा होता है। इसमें कवक पाया जाता है, कवक। जैसे आपको रोटी हो गया, गली सड़ी मांस, इस सब में कवक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आलू काई प्रबंधन किसके द्वारा होता है। आलू में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो आलू में कायिक प्रबंधन कंद पर स्थित आंखों यानी कलिका, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आंख है। तो ऑप्शन बी। ये नम मिट्टी के संपर्क में आने से नए जीवों को, नए पौधों का उत्पन्न होता है। जिससे ये नम मिट्टी में आएगा ना, तो इससे नया जीव यानी पौधा नया उत्पन्न होगा। तो इसी को कायिक प्रबंधन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सी कायिक प्रबंधन का उदाहरण नहीं है। देखिए आलू तो कायिक प्रबंधन का उदाहरण है।
अदरक भी है। ए बीजाणु निर्माण, ए आपको आंसर हो जाएगा। ए कायिक प्रबंधन का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। लैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है? लैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है? तो इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन या निषेचन करते हैं, तो वो जाइगोट का निर्माण होता है। आगे चलकर वही भ्रूण या बच्चा में विकसित होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए 2 हो जाएगा। बॉल, एक तो अलैंगिक जनन है, एक लैंगिक में होता है। युग्मक के संलयन से बनने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? अभी बताएं। युग्मक के संलयन से बनने वाली कोशिका को युग्मक कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट मेल से शुक्राणु, फीमेल से ओवम, यानी एक दोनों आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन निषेचन करने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, और वो जाइगोट आगे चलकर भ्रूण में विकसित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वह जनन जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के विकसित होता है और यह क्या कहलाता है? तो इसमें क्या होता है, देखिए अनिषेच जनक पार्थेनोजेनिस। पार्थेनोजेनिस में यह होता है कि वह मादा बिना निषेचन के ही अपने अंडा या जीव को विकसित करता, बिना फर्टिलाइजेशन का ही। चलिए अगला क्वेश्चन। समयुग्मिक आइसोगैमेट में क्या होता है? आइसोगैमेट, यहाँ सम मतलब एक समान, 2 युग्मक आकार में एक समान होते हैं, उसे समयुग्मिक आइसोगैमेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन। जीवों के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? जीवों से जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो ये सब आप लोग जानते होंगे, इसको जीवन अवधि कहेंगे। जनन काल, जनन काल उसे कहते हैं, वह अवधि को कहते हैं जिसमें आप मैच्योरिटी लेवल अपने तरह का संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे जनन काल कहते हैं। तो वह इसमें वह प्रक्रिया होता है जिसमें अपने तरह का संतान मैच्योर होने के स्थिति में या क्षमता रखते हैं अपने तरह संतान देने का, तो उसे जनन काल कहते हैं। किशोरावस्था यह 12 से 18 वर्ष का होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। एक बाल अवस्था होता है वो 0 से 12 वर्ष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तोते के जीवन अवधि लगभग कितना होता है? तो तोते का जीवन अवधि आपको लगभग 140 वर्ष। तोते को 20 से 140 कहा जाता है, मतलब इसको रख रखाव पर निर्भर करता है, हालांकि सबसे लंबा अवधि 140 वर्ष तोते का होता है। चलिए यहाँ से आपको बता देते हैं प्रमुख जीवों का जीवन काल कुछ बता देते हैं। जैसे कीट और छोटी बच, मच्छर में 1 से 2 सप्ताह, मधुमक्खी श्रमिक 6 से 12 सप्ताह, और तिलचट्टा 4 से 5 वर्ष, चिट्टी रानी ये हो जाएगा 15 से 20 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष हो जाएगा इसको, 100 से 150 वर्ष। मगरमच्छ, ये मगरमच्छ का हो जाएगा आपको 60 बरस। व्हेल का हो जाएगा 30 से 70 बरस। और मछली विभिन्न प्रजाति, मछली 2 से 20 वर्ष। स्पंज सबसे ज्यादा समुद्री स्पंज 2000 प्लस वर्ष, ये आप याद रखिएगा। स्पंज का जीवन काल 2000 प्लस वर्ष। कुत्ते का आपका हो जाएगा 20 वर्ष, गाय 16 वर्ष, बिल्ली 15 वर्ष, शेर 30 वर्ष, बाघ 10 से 15 वर्ष, हाथी 60 से 70 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, ऊँट 30 से 40 वर्ष, जिराफ 33, गिद्ध 55। मनुष्य का औसत वर्ष हो जाएगा आपको 70 से 80 वर्ष मनुष्य का। ये रख रखाव पर अधिकतम या 122 वर्ष, अधिकतम 122 वर्ष तक मनुष्य का जीवन का। ये रख रखाव पर निर्भर मतलब ये खान पान पर निर्भर करता है, ये आप कैसा खाते हैं मतलब वो स्थिति पर है। तो चलिए आगे चलते हैं।
बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का उदाहरण कौन है, बताइएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का उदाहरण कौन सा है? ते आपको देख रहे होंगे मेढक और मछली। फीमेल पानी में ओवम यानी एग छोड़ता है, मेल उसी समय पानी में शुक्राणु छोड़ता है। पानी में ही फर्टिलाइजेशन होकर निषेचन होकर बहुत सारे जीव को उत्पन्न किया जाता है। तो ये इंटरनल यानी बाहर हो जाएगा ऑप्शन मेढक। अंड प्रजनक ओविपोरुशन प्राणी किसे कहते हैं? एगो ओविपोरुशन होता है, एगो विविपोरुशन होता है। तो ओविपोरुशन में जो प्राणी अंडा देते हैं और विविपोरुशन में जो संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे हम लोग मानव हो जाएगा इसमें। तो इसका ऑप्शन पक्षी और सरीसृप हो जाएगा जो अंडा देते हैं। ये है विविपोरुशन। इसका ऑप्शन सजीव प्रजनक विविपोरुशन प्राणियों में शिशु का विकास कहाँ होता है? तो मादा के शरीर के भीतर होता है। ओविपोरुशन में विविपोरुशन में जो प्राणी बच्चा देते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्पी पादप में ओवरी अंडाशय निषेचन के बाद किसमें विकसित हो जाता है, बताइए। पुष्पी पादपों में ओवरी अंडाशय निषेचन के बाद विकसित किसमें हो जाता है? ऑप्शन फल हो जाएगा। पुष्पी पादप में ओवरी अंडाशय निषेचन के बाद किसमें विकसित होता है? ये फल में विकसित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फल भित्ति को क्या कहते हैं? फल की भित्ति को क्या कहते हैं? फल भित्ति कहेंगे। फल को भित्ति को फल भित्ति कहेंगे। चलिए यहीं तक आज रखते हैं, फिर आगे आपको जितना 12th के बायोलॉजी में MCQ जितना आता है आपको हर एक चैप्टर का हम ये चैनल पर करवा देंगे। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा तो आपको मिल जाएगा। और पढ़ाई थोड़ा सा देखिए बायोलॉजी का चैप्टर थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री से आसान होता है, कारण कि फिजिक्स में आपको केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन हो गया, फिजिक्स में आपको फार्मूला हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, ये सब। इसमें बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, कुछ फिगर को नोट आउट करना है, उसे याद करना है, उसको मतलब ऐसा ही फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा आसान है। तो आप मज़े करते हुए आराम से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, ये प्रेम उरेम के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और ये सब देखिए क्या है कि आप जब तक कामयाब नहीं होइएगा आपका प्रेम किसी और को प्रेमिका बनकर निकाल देगी, तो इस सब पर ध्यान देना नहीं है। तो